In this video, we will talk about 9th क्लास इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड ये फर्स्ट चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आपको ये चीज़ लग रही होगी कि इकोनॉमिक्स क्लास की एनसीईआरटी में ये स्टोरी क्या कर रही है। तो इस स्टोरी के थ्रू जो एम है, प्राइमरी एम है इस स्टोरी को यहाँ पे मेंशन करने का किताब में, वो इसका एम है कि इसके थ्रू आपको इकोनॉमिक्स के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, खास करके प्रोडक्शन के, वो आपको आसानी से समझाया जा सके थ्रू द लेंस ऑफ दिस हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम है पालमपुर। इसके थ्रू हम लोग देखेंगे वेरियस कॉन्सेप्ट को, ताकि आसानी से जो है आपके दिमाग में ये चीज़ें प्रिंट हो सके। बहुत इसी एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में हमेशा बहुत इजी एग्जाम्पल और इजी तरीके से जो है आपको समझाने की कोशिश की जाती है। और चूंकि हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोडक्शन लेते हैं विलेज पालमपुर दिखता कैसा है। लोकेशन और कनेक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो पालमपुर जो है वो एक वेल कनेक्टेड विलेज है अपने नेबरिंग एरियाज से। आप देखेंगे कि जो रायगंज नाम का एक गांव है, यहाँ पे एक बड़ा गांव है, वो 3 किलोमीटर यहाँ से है। और शाहपुर एक नियरेस्ट जो टाउन है, स्मॉल टाउन है वहाँ पे, उससे जो है पालमपुर इन दोनों जगहों से कनेक्टेड है बहुत अच्छी तरीके से। किससे? ऑल वेदर रोड से, पक्की सड़क से जो है वहाँ पे कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात करें तो वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल देयर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रोड्स जो है वो, ये जो आपका जो ऑल वेदर रोड है, इस पे आपका बुलेट कार्ट, तांगाज, बगीज, एंड बगीज में ये आपका जो बफेलो वाली बगी है उसकी बात कर रहा है, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको चलते हुए देखने को मिल जाएंगी पालमपुर के सड़कों पे। डेमोग्राफिक्स की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो 450 फैमिली जो है वो पालमपुर में रहती है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से जो 80 फैमिलीज हैं वो बिलोंग करती है अपर कास्ट से। ये जो अपर कास्ट की फैमिलीज हैं जो 80 हैं यहाँ पे 450 में, वो उनमें से जो है वो ज़्यादातर जो यहाँ पालमपुर के लैंड हैं वो आपको अक्वायर करके इन्होंने रखा है, यानी कि ये ऑन करती है मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं। इनके जो हाउसेस हैं वो लार्ज हैं और ये बने हुए हैं आपका ब्रिक्स एंड सीमेंट शेयर एंड दे आर प्लास्टर्ड, मतलब अच्छे घर हैं, इनके पक्के हैं। वहीं जो दलित कम्युनिटीज़ हैं, एससी जो कम्युनिटीज़ हैं, वो आपके कंप्राइज करती है 1/3 पॉपुलेशन को कंसिस्ट करती है। ये क्या करती हैं कि स्मॉल हाउसेस में जो रहती हैं, जो कि बने हुए हैं आपके मड एंड स्ट्रॉ से। ये गांव के एक कॉर्नर में, ये विलेज के एक कॉर्नर में जो है वो रिसाइड करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ से आप एक टिपिकल इंडियन विलेज का जो है वो एक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो पालमपुर के थ्रू आपको बताने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ जो रिसोर्सेस है वो बिलोंग करते हैं आपके अपर कास्ट को, और जो लोअर कास्ट होते हैं, खास करके दलित जो होते हैं, उनके पास बहुत कम रिसोर्सेस होते हैं, बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं। और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे वो आज भी जो है वो गाँव के कोने में एक छोटे से हिस्से में जो है वो रहते हैं, उनकी काफ़ी बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है। तो ये डेमोग्राफिक्स की बात होगी। पालमपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जो हाउसेस है यहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस प्रोवाइडेड हैं, और इसके कारण से ये ट्यूबवेल्स और स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं। ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल जो है यूजेस यहाँ पे एग्रीकल्चर के इरीगेशन में किया जाता है, और ये पॉसिबल हो पाया है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की वजह से। और एजुकेशन के लिए यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल्स हैं। एक पीएचसी है आपका हेल्थ चेकअप्स के लिए, या फिर जो भी आप बोलें कि हेल्थ पर्पस के लिए। गवर्नमेंट पीएचसी है यहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी यहाँ पे आपको पालमपुर में देखने को मिल जाएगी। मतलब अच्छा खासा गाँव है, आपको प्रॉपर रोड्स हैं, प्रॉपर आपका एजुकेशन फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, ठीक है, आबादी भी अच्छी है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है, तो ब्रॉडली 2 भागों में इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक तो फार्मिंग एक्टिविटी, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटी यहाँ पे मेन एक्टिविटी है जिसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस पे डिपेंडेंट है, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कुछ और ही, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, अभी देखेंगे आगे हम लोग इसको डिटेल में, ठीक है। तो 2 तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी खास करके बात कर रहे हैं, देखने को मिलती है, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसका क्या गोल है?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का जो मेन एम है, मेन गोल है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को? जिसकी ज़रूरत लोगों को है, व्हाट पीपल वांट्स एक्चुअली। सो इसका जो मेन एम जो है वो यही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि वैसी सारी चीज़ें, अब देखो ये जो प्रोड्यूस किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, जिसकी ज़रूरत है लोगों को वैसे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको, कुछ मीन्स चाहिए होंगे, मीडियम्स चाहिए होंगे। उन सारे रिसोर्सेज को, उन सारे मीन्स एंड मीडियम्स को हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी आपको चीज़ें चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, उन सारे चीज़ों को बांटा गया है 4 कैटेगरी में: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कहीं पे आप जब देखेंगे कि इन 2 कैटेगरी का नाम आपको, इसको फिजिकल कैपिटल को सिर्फ कैपिटल लिख दिया जाएगा और ह्यूमन कैपिटल का नाम कहीं पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो देखने को मिलेगा। बट एनसीईआरटी में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की जगह जो है वो ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल किया गया है, इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सो यू नीड 4 फैक्टर टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दीज 4 फैक्टर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक एक करके इस पे बात करेंगे। सबसे पहला लैंड देखते हैं हम लोग। तो लैंड के डिफिनेशन में जो लैंड तो आएगा, बट इसके साथ नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी इस्तेमाल होंगे प्रोडक्शन के प्रोसेस में, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, वो सारे के सारे जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। ओके। उसके बाद जो दूसरा आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लेबर। आपको कोई चीज़ बनानी है तो आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले लैंड चाहिए होगा, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। दूसरा आपको चाहिए होगा, कुछ लोग चाहिए होंगे, आपको कुछ पीपल चाहिए होंगे टू वर्क देयर। ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेबर्स की जरूरत आपको पड़ेगी। ये लेबर्स आपका हाईली एजुकेटेड वर्कर हो सकते हैं, लाइक इंजीनियर्स, सीईओज, मतलब जो भी अकाउंटेंट्स, ये सारे लोग हो सकते हैं। या फिर इसके साथ आपका मैनुअल वर्कर भी हो सकते हैं, जो लो स्किल वर्कर होंगे वो भी चाहिए होंगे। जैसे फैक्ट्रीज आप देखते हैं, फैक्ट्री में आपको आपके हाई स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह। वहीं पे सामने आपको जो प्रोडक्शन लाइन होती है वहाँ पे आपको ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, मैनुअल वर्कर्स होते हैं। सो आपको सबसे पहले लैंड चाहिए होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, मतलब प्रोडक्शन के लिए। दूसरे नंबर पर आपको लेबर्स चाहिए होंगे। द थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ये लैंड वगैरह अरेंज करने के लिए, लेबर अरेंज करने के लिए, उसको सैलरी देने के लिए, यू नीड सम काइंड ऑफ कैपिटल। चाहे वो कैश हो या फिर ये फैक्ट्री वगैरह डालने के लिए आपकी मशीन्स हो। ठीक है, ये भी कैपिटल का हिस्सा है। इसीलिए जो कैश है, ये जो मशीन्स है, इसमें जो है वो डिवीजन होगा। फिर आगे इसको 2 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक फिक्स कैपिटल, एक होगा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब है जितने भी टूल, इक्विपमेंट्स, मशीन, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जो बनेगी या जो अरेंज किया जाएगा प्रोडक्शन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, जो लास्ट करेगी लंबे समय तक। यानी कि एक बार आपने उसको परचेज किया, एक बार आपने उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो मोर देन 1 ईयर या फिर काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। वो बार बार आपको नहीं चाहिए। जैसे आपने एक बारी बिल्डिंग जो है वो क्रिएट कर दिया, आपने एक बारी मशीनें खरीद ली प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसा नहीं कि हर महीने आप नई मशीनें खरीदोगे, नहीं, वो आपको 2 साल, 4 साल, 3 साल, ठीक है, ये चलेगा। तो इसीलिए इसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। जैसे आप देखो कि एक फार्मर है, वो प्लॉ खरीदता है, हल खरीदता है, तो वो क्या हर महीने हल खरीदेगा, हर सीजन में हल खरीदेगा? नहीं, वो चलेगा लंबे समय तक, 1, 2 साल, 3 साल। अलग बात है कि वो खराब हो जाए, टूट जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज अ फिक्स कैपिटल। जनरेटर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ये सारी चीजें। वही क्या है कि आपको दूसरी कैटेगरी में रखा गया वर्किंग कैपिटल को। इसमें ये चीजें हैं कि आपको थ्रू आउट द प्रोडक्शन बार बार वो चाहिए रहेगी आपको। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल है, जितना आप आउटपुट करोगे उसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। जितनी बार आप आउटपुट करोगे, जितनी बार आप चीज़ें प्रोड्यूस करोगे, हर बार आपको उसका रॉ मटेरियल चाहिए होगा। जैसे अगर कोई वीवर्स है और वो कपड़े वगैरह वीव करता है, तो उसको यार्न चाहिए होंगे, धागे चाहिए होंगे उसको। कोई पॉटर है, कोई पॉट बनाता है, तो उसको क्ले चाहिए होंगे। एक पॉट बनाएगा तो
उसके लिए क्ले चाहिए होगा, जितनी पॉट बनाएगा उसको बार बार क्ले चाहिए होगा। उसके अलावा इसमें मनी भी आता है, उसमें कैश जो है आपके हाथ में जो होगा वो भी आपका वर्किंग कैपिटल में आता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी थ्रू आउट द प्रोसेस, तो आपको क्या होगा कि कैश चाहिए होगा, तो इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल में रखते हैं, यानी कि दे आर कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो फिजिकल कैपिटल को हमने दो हिस्से में बांटा, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो है जो कि लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती है, ओवर द मेनी ईयर्स, एंड थ्रू आउट द प्रोडक्शन जो इस्तेमाल होगा उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल में हमने रखा किसको, रॉ मटेरियल को, कैश को, और फिक्स कैपिटल में हमने रखा मशीन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो असेट होगा आपका वो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि इन तीनों फैक्टर, जो फॉर्मर 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको अरेंज करने के लिए आपका क्या चाहिए होगा, ह्यूमन एफर्ट चाहिए होगा, ह्यूमन नॉलेज चाहिए होगा। वही ह्यूमन नॉलेज जो है वो इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, कंबाइन करेगा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल को, ताकि जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो सके, शुरू हो सके। विदाउट ह्यूमन कैपिटल, विदाउट ह्यूमन आपको कह सकते हैं इनिशिएशन, एक कोई बंदा चाहिए होगा ना, जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो बिजनेसमैन होगा, वही तो ये सारी चीजें अरेंज करेगा, उसके बिना तो ये सारी चीजें अरेंज ही नहीं हो पाएगी। तो ह्यूमन कैपिटल जो है एटमोस्ट है, वो चाहिए आपको, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके हुए। अगला है फार्मिंग इन पालमपुर। वो ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया उसका प्रोडक्शन का, अब फार्मिंग देखते हैं पालमपुर में। तो सबसे पहला जो सब हेडिंग इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा इस किताब में, वो है लैंड इज फिक्स्ड, यानी कि जो लैंड है, लैंड जो है वो फिक्स है। अब चूंकि फिक्स है तो उसके लिए हम देखेंगे कुछ और कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या चीजें की जाएगी, बट यहां पे आप समझो कि फार्मिंग को पहले समझ लो। 75% जो पीपल हैं यहाँ पे, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो आपका डिपेंडेंट है किस पे, फार्मिंग एक्टिविटी पे। कंस्ट्रेन क्या है, कंस्ट्रेन यही है कि लैंड इज फिक्स्ड, यानी कि जो लैंड एरिया है अंडर कल्टिवेशन वो क्या है कि प्रैक्टिकली फिक्स है। इसका एक्सपेंशन जो है वो 1960 के बाद जो है वो हुआ ही नहीं है। मतलब उस समय कुछ वेस्ट लैंड था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था कल्टिवेट, मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड में। उसके बाद से ये जो है वो फिर ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि आप एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक है आपने वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया, बट वेस्ट लैंड भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से फिक्स ही होगा, उसको एक अमाउंट तक आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जब सारी वेस्ट लैंड एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद किसको कन्वर्ट करोगे, नहीं करोगे। यानी कि एक कंस्ट्रेन है आपको कि लैंड को आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लैंड का वो है हेक्टेयर। हेक्टेयर को आमतौर पे देखो इसमें 2.5 एकर्स होते हैं, बट यहाँ पे जो लोकल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि बीघाज, गुंठाज, ये सारे जो है वो कॉमन टर्म यूज किए जाते हैं, बट किताब में या फिर ये जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है लैंड को मेजर करने के लिए वो हेक्टेयर है। 100 × 100 आप स्क्वायर मीटर करेंगे तो भी एक हेक्टेयर का जो है वो डायमेंशन निकल करके आता है। उसके बाद जब लैंड अगर फिक्स है तो क्वेश्चन है कि इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड, यानी कि सेम पीस ऑफ लैंड से, सेम फिक्स ऑफ पीस ऑफ लैंड से क्या कोई तरीका है जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएं? बिल्कुल है, जिसका नाम है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक सेम पीस ऑफ लैंड पे मोर देन 1 क्रॉप को ग्रो करना विद इन अ ईयर। यानी कि अगर आप एनुअली किसी पीस ऑफ लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप लेते हो उससे, तो उसको हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। जैसे पालमपुर में आप देखो कि कई क्रॉप साइकिल्स होती हैं। खरीफ में जो यहाँ पे फार्मर हैं, जो रेनी सीजन में फसल बोई जाती है उसको खरीफ बोलते हैं। इसमें जो फार्मर्स है वो ज्वार और बाजरा यहाँ पे जो उगाते हैं, और ये कैटल फीड के लिए बेसिकली मेजरली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मिड सीजन में ये क्या करते हैं, आपको खरीफ और रबी के बीच का जो सीजन होगा वहाँ पे ये पोटैटोज वगैरह जो है वो ग्रो करते हैं आपका बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। उसके बाद जब रबी का सीजन आता है, विंटर सीजन, तो ये क्या करते हैं कि वीट को सो करते हैं। वीट को जो है वो फील्ड पे जो है वो लगाते हैं, और जितना कंजप्शन के बाद इनके पास बच जाता है, जो सरप्लस बचता है, वो क्या करते हैं कि वो रायगंज में जो है वो सेल कर देते हैं।
साथ में ये कुछ हिस्सों पे, कुछ पोर्शन ऑफ लैंड पे शुगर केन भी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ के जो फार्मर हैं, और ये वंस ईयर इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि साल में एक फसल यहाँ से लेते हैं, और जो भी फसल यहाँ से होती है उसका जगरी बना करके, गुड़ बना करके ये क्या करते हैं कि व्यापारियों को, ट्रेडर्स को, शाहपुर के ट्रेडर्स को जो है वो, जो वहाँ पे जो नियरेस्ट टाउन है उसको ये लोग मतलब कि सेल कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके कारण से फार्मर को ये लग्जरी मिल पाई, ये सहूलत मिल पाई वहाँ पे, कि जो ट्रेडिशनल पर्सियन व्हील का जो इस्तेमाल किया जाता था, रहट जिसको बोलते थे, या फिर एक जो वो चलती रहती थी, ठीक है, उसको छोड़ करके यहाँ पे ट्यूबवेल्स का जो है वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण से लार्जर एरिया को इफेक्टिवली इरिगेट करना पॉसिबल हो पाया है। वाई? बिकॉज कि ट्यूबवेल्स की टेक्नोलॉजी यहाँ पे पालमपुर में है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे यूज हो पा रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जो और तरीके हैं, कुछ मॉडर्न मतलब कि फार्मिंग मेथड्स हैं आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे 1960s में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन फार्मर, और प्रोडक्शन जनरली जो ओवरऑल प्रोडक्शन ही इंक्रीज होगा, लेकिन प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा? जब हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, क्योंकि लैंड तो हमारे पास पहले भी उतना था, आज भी उतना ही है, तो बीच में क्या बढ़ाएगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। किसके थ्रू? ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करके। इसके थ्रू हाई यील्डिंग वेराइटीज जो सीड थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको शॉर्ट में हम लोग HYV जो है सीड जो है बोलते हैं। अब हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स के लिए आपको चाहिए होंगे बड़े लेवल पे इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा आपको चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए आपको, पेस्टिसाइड चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। तो क्या इससे प्रोडक्शन बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, सब बढ़ा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि ईल्ड का एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले ट्रेडिशनल सीड जब वो शो करते थे वीट का, तब उसकी जो ईल्ड थी वो थी 1300 kg पर हेक्टेयर। बट जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब HYV सीड्स का जो है वो यूज़ किया गया, तो ये जो प्रोडक्शन थी, ये जो ईल्ड था, वो हो गया आपका 3200 kg पर हेक्टेयर, मोर देन डबल। तो ये बहुत ड्रास्टिकली जो है उसमें इंक्रीज हुआ आपको वीट के प्रोडक्शन में, राइस के प्रोडक्शन में, ये सब जो जिस चीज़ पे ये अप्लाई जो की गई। बट क्या है कि जब आप मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर रहे हो, जब आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, जब आप इरिगेशन बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल लेवल पे जब आप यूज़ करोगे, जब आप ये जो आपका फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करोगे, यानी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ठीक है, इरिगेशन, इन सब का जब ओवर यूज़ करने लगोगे तो एक समस्या खड़ी होगी, वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, कि क्या वो लैंड लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी अगर ऐसी चीज़ें चलती रही, इतना सारा पेस्टिसाइड यूज होता रहा, इतने सारे जो आपके क्या उसको फर्टिलाइजर यूज होते रहे, तो सस्टेन कर पाएगा इससे? ये आप अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेगा इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने मॉडर्न मेथड का क्या किया? ओवर यूज किया, जिसके कारण से नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लीट होने शुरू हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेज इससे क्या होंगे कि जैसे ही आप केमिकल का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाते हैं, तो ये लीड करेगा आपको किसकी तरफ? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। उसके अलावा जब आप कंटिन्यूसली ट्यूबवेल का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके कारण ग्राउंड वाटर जो है, उसका जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होगा, वो नीचे जाएगा, जिसके कारण से आपको जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी समस्या हो जाएगी। आज भी आप देखो कि जब भी ये समर सीजन आता है तो बहुत सारी जगहों पे वाटर टेबल जो है बहुत नीचे चला जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो आपके वाटर थे, जो ड्रिंकिंग वाटर थे, उसको डाइवर्ट कर दिया गया किस तरफ? एग्रीकल्चर के इरिगेशन की तरफ, थ्रू द आपका ट्यूबवेल्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब होंगी। दैट्स वाई दे आर आस्किंग कि विल दिस लैंड सस्टेन और नॉट, और सस्टेन करेगा तो कितने लंबे समय तक ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। इसके बाद बात की गई कि मतलब कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में फार्मर के बीच, वो कैसा है। तो चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि ये जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हाईली अनइक्वल है। कैसे? जो डेटा है वो बता रहे हैं आपको कि जो 150 फैमिलीज हैं, जिसमें मोस्टली आपके दलित्स हैं, वो क्या हैं? लैंडलेस, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। वहीं आपका जो 240 फैमिलीज हैं, उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। जो 60 फैमिलीज हैं वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैं, यानी कि इनके पास 2 हेक्टेयर से
ज़्यादा ज़मीनें हैं, ज़्यादा जो है वो पीस ऑफ लैंड है, कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। तो कितना जो है वो कॉन्ट्रास्ट है, आप ये देखो। 150 फैमिली यानी कि 1/3 जो फैमिली है वो बिल्कुल लैंडलेस है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। 240 फैमिली जो हैं वो उनके पास, यानी कि वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। देखो यहाँ से आपको एक डेफिनेशन भी आपको एक मिल गया कि वैसे सारे फार्मर जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है उसको हम लोग स्मॉल एंड मार्जिनल में रखते हैं, जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर है उसको हम लोग मीडियम और लार्ज फार्मर में रखते हैं। तो मीडियम और लार्ज कितने हैं? सिर्फ 60 फैमिलीज। आपका जो 240 है वो आपका कौन से है? स्मॉल फार्मर है। और कुछ हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका लैंड का। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड के इशू पे बात की गई है थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ गोविंद। इसमें कहा गया है कि 1960 में जो है वो गोविंद के पास 2.2 हेक्टेयर ऑफ लैंड थी। जब इसकी डेथ हुई तो इसके सन्स के बीच में, जो 3 सन्स हैं इसके, जो 3 लड़के हैं इसके, उसके बीच इसके लैंड को जो है वो डिवाइड कर दिया गया और ईच सन्स को जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.75 हेक्टेयर जो है वो पड़ा है सबको। अब क्या है कि ये इनसफिशियंट है टू सर्वाइव इवन यूजिंग जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो SYV यूज वगैरह, SYV जो सीड्स हैं उसको यूज करके भी ये 0.75 हेक्टेयर पे अपना गुजारा नहीं चला सकते, वो इनसफिशियंट है इनके लाइवलीहुड के लिए। तो इसकी बात की गई है। तो एक फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड की समस्या की ओर जो है वो आपको ये पॉइंट आउट करता है। उसके बाद सप्लाई ऑफ लेबर की बात की गई है कि लेबर जो है वो कौन सप्लाई करता है इन किसानों को। तो जो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम पीस ऑफ लैंड है, वो खुद मतलब कि और उनके फैमिली जो है वो लग करके यहाँ पे एग्रीकल्चर में काम करते हैं, यानी कि ये बाहर से लेबर्स नहीं लेते। लेकिन जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो हायर करते हैं किसको? फार्म लेबरर्स को। तो स्मॉल फार्मर ने खुद अपना काम कर लिया, जबकि मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो हैं वो हायर करेंगे किसको? लेबर्स को। लेबर की कंडीशंस क्या है आप देखो। जो लेबरर्स हैं, जो खास करके जो ये लैंडलॉस या फिर जिनके पास बहुत छोटे साइज के प्लॉट्स हैं, तो वो उस प्लॉट पे काम करके उस प्लॉट से तो अपना लाइवलीहुड नहीं चला सकते। तो वे क्या करते हैं कि ये जो लार्ज फार्मर है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैं, उनके प्लॉट्स पे जो है वो लेबरर्स का जो है एज ए लेबरर्स भी काम करेंगे और अपने पे उगाएंगे भी। तो ये जो लेबरर्स हैं उनके पास जो है वो कोई राइट्स नहीं है आपका क्रॉप्स का, और इवन की जो उनके वेजेस हैं उस पे भी बहुत इनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं है। ठीक है, या तो उनको कैश दिया जाता है या फिर उनको कुछ और कैश के बदले कोई सब्स्टिट्यूट दे दिया जाएगा, जैसे खाना हो गया, मिल्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। मतलब कि ओवरऑल जो लेबर्स हैं उनकी राइट्स काफ़ी कम है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे डाला एंड रामकली का एक 2 लैंडलेस लेबरर हैं, उनका एग्जाम्पल दिया गया है। डाला के बारे में कहा गया है कि एक लेबरर है जिसके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है और ये रिसीव करता है ओनली 160 रुपीज़ पर डे, जबकि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है मिनिमम वेज कितनी? 300 रुपीज़। एंड डिस्पाइट दिस फिक्सेशन बाय द गवर्नमेंट कि 300 रुपीज़ तो आपको पर डे देने पड़ेंगे एक लेबरर्स को, उसके बाद भी लगभग 50% ही आपको मिल पा रहा है किसको? डाला को। वाई? बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मतलब कि काम करने के लिए, बिकॉज लैंडलेसनेस बहुत ज़्यादा है, लेबरर्स ज़्यादा हैं, काम कम है, जिसके कारण क्या है कि जो लेबर्स हैं वो कम पैसे पे भी काम करने के लिए तैयार हैं कि आप हमें 300 मत दो, आप हमें 200 दे दो, 150 इवन दे दो, तो भी हम काम कर लेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो ये एक और जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ आपको जो है वो इंडिकेट करती है कि रूरल लैंडलेसनेस, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद कैसे जो है वो मिनिमम वेजेस का जो वायलेशन है वो कैसे इस कंडीशन में किया जा रहा है। और ये हैप्पीली जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, हैप्पीली तो नहीं करेंगे बट ये अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। तो जो 300 रुपये मिलने चाहिए थी वो 160 रुपीज़ पर डे मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो कैपिटल आता है फार्मिंग के लिए वो कहाँ से आ रहा है? फार्मर्स के पास, पालमपुर में। क्योंकि मॉडर्न जो मेथड्स हैं फार्मिंग के, ट्रेडिशनल मेथड, तो अब जो छोटे किसान हैं या फिर बड़े फार्मर हैं, कोई नहीं जो है वो ट्रेडिशनल जो मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, सारे जो है वो मॉडर्न जो मेथड्स हैं उसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं। और मॉडर्न मेथड
को यूज करने के लिए आपको कैश ज़्यादा चाहिए, इट रिक्वायर मोर कैश टू अप्लाई। तो जिसके कारण क्या करते हैं कि जो ये जो कैश चाहिए ज़्यादा पहले से, तो इसको अरेंज करने के लिए जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि बोरो करते हैं। किससे? या तो लार्ज फार्मर से करेंगे या तो जो विलेज का मनी लेंडर होगा उससे करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये इंस्टीट्यूशनल लोन तो है नहीं, इंस्टीट्यूशनल नहीं है ना, ये इंस्टीट्यूशनल डेट नहीं है। ये आपका, ये लोग जब दे रहे हैं डेट तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, आपसे इंटरेस्ट लेंगे और इनको बहुत हाई रेट पे मिलता है। ये एग्जाम्पल एक दिया गया है सविता का। सविता क्या है कि एक स्मॉल फार्मर है। अब स्मॉल फार्मर ये अपने सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए ये जो पैसा जुगाड़ करना होगा जब इनको, तो ये क्या करेंगे, कर्ज लेंगे। किससे? लार्ज फार्मर या फिर मनी लेंडर से। तो सविता भी क्या करता है, वो बोरो करता है कितना, 3000 रुपीज़। किससे? तेजपाल सिंह से। तेजपाल सिंह कौन है? तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है, वहाँ पे एक बड़ा फार्मर है। अब ये जो तेजपाल सिंह ने इसको डेट दिया, वो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे दिया? 24% पे। दिस इज वेरी ह्यूज। इवन कि आप होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, तो वो 10% के आसपास पड़ता है आपको। उससे आप देखो कि 2.5 टाइम्स ज़्यादा है ये। और वो भी कि ये एक पुअर फार्मर है, एक स्मॉल फार्मर है, और उसको आप इतने हैवी जो इंटरेस्ट पे आप उसको लोन दे रहे हो। ठीक है, अब वो ये 4 मंथ के लिए। इसके साथ सविता को फोर्स किया जाता है, ये जो तेजपाल सिंह है उसके जो लैंड पे वर्क करने के लिए एज अ लेबरर, और वो भी कितने वेज पे? सिर्फ 100 रुपीज़ पर डे पे। इसकी तो हालत जो है वो डाला से भी खराब है, उसको तो 160 मिल रहा था। तो सविता एक किसान है छोटा। अब इसके साथ क्या बुरा हो रहा है कि उसको तो एक तो कर्ज लेना पड़ रहा है, डेट लेना पड़ रहा है तेजपाल सिंह से, दैट टू ऑन द वेरी हाई रेट। और उसके बाद इसको फोर्स किया जा रहा है, इस बड़े किसान जिसने इसको कर्ज दिया है उसके ज़मीन पे काम करने का एज अ लेबरर, और वो भी पैसे बहुत कम दे रहे हैं इसको, 100 रुपीज़ पर डे दे रहे हैं। तो आप देखो कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस लेबरर हैं, उनकी हालत क्या है इंडियन इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में। वहीं जो आपका मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैं, वो कहाँ से अपना कैपिटल लाते हैं? तो उनके पास इनफ सरप्लस बचता है जिसको बेच करके उनके पास सेविंग्स होती है, और जो प्रीवियस प्रोडक्शन उनका हुआ है उसको उन्होंने बेचा, जो पैसे उनके पास आए उन्होंने इसको सेव करके रखा, और यही जो सेविंग है वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो कैपिटल के रूप में जो है इसको यूज करते हैं। तो स्मॉल फार्मर को बोरो करना पड़ रहा है, वहीं जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर है उनकी कंडीशन कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर है। ठीक है, वो अपनी सेविंग का यूज करते हैं, इनको कोई कर्ज वर लेना नहीं पड़ता, डेट वेट नहीं लेना पड़ता। उसके बाद जब सरप्लस होगा तो वो फार्म प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, कहाँ सेल करते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडर्स के पास सेल करेंगे मार्केट में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो है उनके पास ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सरप्लस जो है वो बचता है ताकि उसको सेल कर सकें। यानी कि जो स्मॉल फार्मर हैं उनके पास इनफ सरप्लस होता ही नहीं कि उसको सेल कर पाए, और जब उसको उनके पास इनफ सरप्लस नहीं होता तभी तो उनको फिर डेट वेट के ट्रैप में पड़ना पड़ता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है तेजपाल सिंह का, जिसने सविता को कर्ज दिया था। इसके पास 350 क्विंटल्स जो है वो वीट का सरप्लस था। इसको इनने सेल किया किसके, कहाँ पे? रायगंज में। रायगंज में सेल करने के बाद इनके पास जो पैसे आए, जो अर्निंग आई, उनका यूज़ इसने क्या कहाँ पे किया? लोन प्रोवाइड करने में, जो सविता जैसे किसानों को, जो वर्किंग कैपिटल है, जो टूल वगैरह कुछ मशीनें वगैरह उसको बाय करने में, और फिर इसने अपना इन्वेस्ट किया कुछ फिक्स कैपिटल, ट्रैक्टर वगैरह ये सारी चीज़ों में, और बैंक वगैरह में जमा करने में तेजपाल सिंह ने यूज़ किया। जबकि जो स्मॉल फार्मर हैं उनको बैंक तक एक्सेस ही नहीं मिल पा रही। पहले पैसे तो आएंगे तभी तो बैंक के पास वो जाएंगे। उसके बाद ये जो पालमपुर है यहाँ पे कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी हो रही है। ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है इसमें सिर्फ आपका 25% लोग जो हैं वो यहाँ पे ये कर रहे हैं, जबकि 75% जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, ये कौन कौन सी एक्टिविटी है? आप देखो, डेयरी यहाँ पे है जो कि मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है आपका एग्रीकल्चर के बाद। यहाँ पे लोग बफेलो पालते हैं, भैंस पालते हैं, जिनको ये ज्वार और बाजरा जो है वो खिलाते हैं, जो ये उगाते हैं अपनी ज़मीन पे। इनसे जो दूध होता है वो कहाँ बेचते हैं ये लोग? रायगंज में। रायगंज जो इनके नज़दीक जो एक बड़ा गाँव है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे शाहपुर के जो ट्रेडर्स हैं उसने क्या किया है, वहाँ पे एक कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स को जो है वो यहाँ पे बिल्ड किया है। तो यहीं पे लोग जाकर के वो दूध बेचते हैं, ये आपके पालमपुर वाले। उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी होती है पालमपुर में, और इसमें लगभग 50 पीपल के आसपास जो है वो इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में। ये बहुत ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, बहुत छोटे लेवल पे जो कॉटन इंडस्ट्री टाइप पे जो है वो वही होती है यहाँ पे। और जो ये मोस्टली है वो लोग अपने घरों में ही करते हैं अपने फैमिली लेबर के सपोर्ट से। एग्जाम्पल यहाँ पे मिश्री लाल का दिया गया है। मिश्री लाल ने क्या किया कि मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन जो है वो गन्ना पेरने वाली जो मशीन होती है वो उसने बाय की, और इससे क्या करता है कि वो ये आपका जो शुगर केन है वो परचेज करता है और उससे जगरी बनाता है, ये गुड़ बनाता है, और इसको सेल कर देता है कहाँ पे, जो शाहपुर के ट्रेडर्स हैं वहाँ पे सेल कर देता है, और थोड़े बहुत ये प्रॉफिट जो है उस पर ऑन करता है। उसके बाद कुछ शॉप कीपिंग एक्टिविटी जो है वो पालमपुर में हो रही है। कुछ शॉपकीपर्स हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं। ये क्या करते हैं कि सिटी से जो है होलसेल में ख़रीदते हैं सामान को, और ये विलेज में इसको सेल करते हैं, जिसमें ये राइस, ऑयल, बिस्किट्स और क्लॉथ वगैरह ये सेल करते हैं। करीम का एग्जांपल दिया गया है कि करीम ने क्या किया कि एक कंप्यूटर क्लास जो है वो ओपन की, कहाँ पे, विलेज में, पालमपुर में। यहाँ पे इसने 2 जो लोकल वुमन है जिनके पास कंप्यूटर डिग्री थी उसको इन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट भी दी, इनको हायर किया, ठीक है। और ये अट्रैक्ट करते हैं आपके जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको ये कंप्यूटर क्लासेस की जो है वो सर्विसेज देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप टाइप पे भी थोड़ी सी चीज़ें जो है वहाँ पे हो गई। इसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है, एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, मतलब सेक्टर है पालमपुर में। जैसे सर्विस सेक्टर इंडिया में बूस्ट कर रहा है, उसी तरीके से ये उसको रिजेंबल करता हुआ जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो पालमपुर में भी ऐसा दिखता है। ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं, ये आपको फेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, थ्रू किसके द्वारा, रिक्शॉज, टांगा, जीप वगैरह, ट्रक्स वगैरह जो है इसके थ्रू वो अपना सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस। किशोरा का एग्जांपल यहाँ पे है। किशोरा क्या था, एक फार्म लेबरर था। उसने क्या किया कि बैंक से लोन लिया और उसने क्या किया, बफेलो बाय की। अब बफेलो से 2 फायदा है इसको, एक तो ये मिल्क सेल करता है उसका, और उसके बाद जो मिल्क सेल करने के बाद उसको यूज़ करता है कार्ट में अपना, यानी कि गाड़ी बना करके, जैसे बैलगाड़ी होती है उसी तरीके से यहाँ पे उसने अपने भैंस को वहाँ पे बांध करके उसको यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट, मतलब वही सामान वगैरह ढोने में। तो ये क्या करता है कि जो कुम्हार लोग हैं वहाँ पे, पॉटर्स हैं, उनके लिए क्लेड होता है वो, मतलब मिट्टी होता है, और उसके बाद जो जगरी है, गुड़ है, उसको वो ढो करके शाहपुर तक पहुँचाता है, जिसके कारण इसको अब कंपैरेटिवली अब बेटर इनकम जो है वो हो जा पा रही है, क्योंकि पहले ये तो लेबरर का काम करता था। कंक्लूजन क्या है, इस पूरी जो स्टोरी है वो क्या बताना चाहती है, तो ये बताना बेसिकली चाहती है कि पालमपुर जो है वो इलस्ट्रेट करता है टिपिकल इंडियन विलेज को, जिसमें आपका जो फार्मिंग है वो आज भी जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। जो मेजर जो पॉपुलेशन है रूरल इंडिया की आपकी, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है आपका फार्मिंग पे, ठीक है। इनमें भी जो है, इस फार्मिंग एक्टिविटी में भी है काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं थ्रू आउट द टाइम्स। इसमें क्या हुआ है कि हमने मॉडर्न जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उसको हमने अडॉप्ट की, मल्टीपल क्रॉपिंग हमने शुरू की, जिसने अलाउ किया है हायर प्रोडक्शन को, हायर इल्ड को, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड। कि एक हमारे पास फिक्स लैंड थी, उस पर हमने कुछ नई टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की, जिससे हमारी ईल्ड जो है वो बढ़ गई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पालमपुर के गांव के लिए या फिर रूरल इंडिया के लिए, जो ये चीज़ें हुई है थ्रू आउट द टाइम, ईल्ड बढ़ी है वहाँ पे। लेकिन क्या है कि लैंड जो है वो एक स्कार्स और फिक्स रिसोर्सेस हैं, तो उस पर अगर आपने अचीव किया तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो आई है एक हाई इन्वायरमेंट कॉस्ट पे। ये जो आपने मॉडर्न टेक्निक जो इस्तेमाल की, जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए, जिसके कारण ये क्या किया है कि डिप्लेशन जो है वो उसने स्टार्ट किया है, किसका, वाटर टेबल का, सॉइल फर्टिलिटी का, यानी कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को जो है ये क्या कर रहा है कि अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो है वो और कुछ डीप इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो परसिस्ट करते हैं रूरल इंडिया में। वो क्या थे, वो हमने देखे, जो कि कैसे मीडियम और जो लार्ज फार्मर है वो क्या करते हैं कि अपने खुद की सेविंग के को यूज कर करके जो है वो उसको एज ए कैपिटल यूज करते हैं नेक्स्ट क्रॉप में, ठीक है, और वो वेल ऑफ कंडीशन में एक तरह से हैं। लेकिन जो स्मॉल फार्मर हैं, जो कि 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है आपके इंडिया का, इंडियन फार्मर का,
उनकी उनकी जो हालत है वो ख़राब है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास इनएडिक्वेट प्रोडक्शन है जिसके कारण उनके पास इनफ सरप्लस नहीं बच पाता, यानी कि लैक ऑफ सरप्लस उनके पास है। जब सरप्लस नहीं बच पाता तो वे बेच नहीं पाते उसको मार्केट में, जब बेच नहीं पाते तो उनके पास ना तो इनफ लाइवलीहुड आ पाता है, ना तो इनफ कैपिटल आ पाता है। इसके कारण वो क्या करते हैं कि डेट ट्रैप में जो है वो फंस जाते हैं, भारी कर्ज के जाल में वो फंस जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल पिक्चर हुआ कहानी का। इसके साथ में फैक्टर प्रोडक्शन जो कोर एक आइडिया था इस चैप्टर का, उसको बताने की कोशिश की गई थी। तो कंक्लूजन में ये हम एक एनालॉजी को समझते हैं जिससे हम इसको सम करेंगे, खत्म करेंगे। तो मान लो कि ये जो पालमपुर है, ये जो विलेज है, उसको आप एक इकोनॉमी मान लो, पालमपुर को, और इस इकोनॉमी को आप मानो बेकरी, जहां पे आपका ब्रेड्स वगैरह बनते हैं। तो अगर पालमपुर की इकोनॉमी बेकरी है तो ये जो लैंड है वो उस बेकरी का फिजिकल शॉप है। यानी कि देखो, फैक्टर प्रोडक्शन का जो सेंट्रल आइडिया था क्या था ये, कि जो भी चीजें किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगेंगी वो सब फैक्टर प्रोडक्शन में आएंगे। और उसको हमने 4 भाग में बांटा था, लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो हमने बोला कि पालमपुर को आप एक इकोनॉमी मान लो और इस इकोनॉमी को समझो कि ये बेकरी है। तो यहां पे जो लैंड होगा वो किसको रिजेंबल करेगा, वो फिजिकल शॉप जो बेकरी का है उसको आप मानो कि वो लैंड है। और साथ में यहाँ पे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जो नेचुरल रिसोर्सेस मैंने आपको बताया था कि वो भी लैंड के डेफिनेशन में आते हैं। ये जो वाटर, साल्ट, ये जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी किसके डेफिनेशन में आएंगे, वो लैंड के डेफिनेशन में आएंगे। तो आपका जो फिजिकल शॉप हुआ और जो वाटर, साल्ट जिसमें यूज हो रहा है बेकरी में, वो किस में आ गया, लैंड, वो लैंड है। वहीं ये जो डॉ बनाएगा ब्रेड का, वो जो बेकर होगा उसको वो लेबर मानो उसको। इसके साथ ये जो अवन वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा इसको बेक करने के लिए, ब्रेड को बेक करने के लिए, ये आपका आएगा फिजिकल कैपिटल में। और फिजिकल कैपिटल मैंने आपको बताया था कि 2 भागों में इसको हमने डिवाइड किया है। फिक्स कैपिटल जो कि अवन आएगा, मशीनें जो आएंगी, वहीं जो ये फ्लोर आएगा, जो कैश आएगा, ये आएगा आपका वर्किंग कैपिटल में, जिसके थ्रू ये ब्रेड, फ्लोर, ये सब जो है वो ब्रेड ने ब्रेड तो बनाएगा, ये फ्लोर वगैरह या फिर जो और ईस्ट वगैरह ये बाय करेगा। इसके बाद ये जो बेकर्स की नॉलेज होगी, जिस रेसिपी का यूज कर रहा होगा, वो होगा आपका ह्यूमन कैपिटल। और जब ये सारी चीजें मिलेगी, यानी कि लैंड यानी कि फिजिकल शॉप, यानी कि वो खुद जो बेकर है वो डॉ वगैरह बनाएगा, यानी कि लेबर, फिजिकल कैपिटल यानी कि अवन, फ्लोर, कैश, ये सारी चीजें, और उसकी रेसिपी, ये सब मिलकर के जो है अल्टीमेटली किस चीज को प्रोड्यूस करेगी, ब्रेड को प्रोड्यूस करेगी, यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। इसी तरीके से सर्विसेज, यानी कि इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो प्रोडक्शन की जाएगी। तो दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।